हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैंने अपने चैनल की शुरुआत की है और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपकी समस्याओं को कुछ समझकर और अपने बहुत सारे समय को मैंने टीचिंग लाइन में डालकर मेरे मन में ये आया कि जब मैंने अपनी टीचिंग लाइन छोड़ दी है, तो मैं अपना पढ़ाना क्यों छोड़ दूँ? तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी पढ़ाई की उपयोगिता आपके साथ जुड़कर ही हो सकती है। तो मैंने इस चैनल को प्रारंभ किया है, जिसमें मेरे दिमाग में ये था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास फ़ोन आता था कि मुझे ग्रामर में ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, तो मैं उन्हें फ़ोन पर समझाती थी। फिर मुझे एक दिन ऐसे ही बैठे-बैठे लगा कि क्यों ना मैं अपनी इन सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करने का एक माध्यम ढूँढूँ। तो मैंने इस चैनल को बनाया, जिसके माध्यम से मैं आप तक हर दिन जुड़ी रह सकती हूँ। और विशेष रूप से देखा जाए तो लिटरेचर पढ़ने में थोड़ी आसानी तो होती है, मगर लिटरेचर का जो ग्रामर होता है वो बहुत कठिन होता है। ग्रामर को यदि कोई ये कहे कि मैं सिर्फ अच्छी तरीके से किताब से पढ़ लूँगा, तो मुझे लगता है कि शायद ये वहम है। अच्छी तरीके से किताब से नहीं हो सकता। जितना अच्छा अगर किसी ने समझा दिया, वो चीज़ें समझ में आ जाएँगी, तो बहुत आसान होता है इस चीज़ को समझना। तो मुझे लगता है कि आपको मुझे लगता है कि मैं यदि आपको ग्रामर पढ़ाऊँ, तो शायद आपको आसान लगेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 10th के जो बच्चे मुझे बराबर फ़ोन करके पूछते हैं, बता दीजिए, उन्हीं को दिमाग में रखकर मैंने इसको शुरू किया है। तो मुझे उम्मीद है कि यदि आपको पसंद आएगा, तो आप इस मेरे साथ जुड़े रहेंगे। अधिक से अधिक जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको भी फ़ायदा मिले और दूसरों को भी फ़ायदा मिले। तो मैं आज का जो विषय रखी हूँ, वो विषय है पदबंध। मेरा विषय है पदबंध। पदबंध मैंने क्यों चुना, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि पदबंध चुनने के पीछे का जो कारण था, वो ये था कि सीबीएसई के पाठ्यक्रम 10th के बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और देखा जाए तो हर तरह से उनको पढ़ाना किताब से बहुत मुश्किल है, तो उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए ही मैंने आज का जो विषय चुना, वो चुना है पदबंध। तो मैं आपको पदबंध पढ़ाने चल रही हूँ। पदबंध पढ़ाने के पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी बच्चे को समझने के लिए सबसे पहले जो बच्चा जन्म लेता है, उस बच्चे के पास अपनी कोई भाषा नहीं होती, और भाषा न होने के कारण वो शुरू में सिर्फ क्या करता है, कुछ ध्वनि करता है, और फिर इस ध्वनि के माध्यम से वो बोलना सीखता है। और सबसे पहले उसके गले में स्वर आते हैं, फिर व्यंजन आते हैं, फिर उसके बाद उसी क्रम में वो स्वर और व्यंजनों को जोड़ना सीख लेता है। तो उम्र के साथ साथ ये गुण उसके भीतर आते रहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो मैं मानूंगी कि उन्हें बोलने के माध्यम से ही चीज़ों का ज्ञान होता है। उन्हें कोई व्याकरण नहीं आता, लेकिन वो रोज़ाना बोल बोल कर इन चीज़ों को सीखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों के गले में जो आता है, वो स्वर जन्म लेता है। जन्म के साथ सबसे पहले क्या आता है? स्वर जन्म होता है। स्वर क्या है? आ ई उ ये सारे स्वर हैं, जो 11 वर्ण स्वर है। और बहुत लोग इसको 13 कहते हैं, लेकिन 11 होते हैं मुख्य रूप से। अन और आहा को हम स्वर में नहीं जोड़ते। और उसके बाद दूसरे नंबर पर व्यंजन जन्म लेता है। स्वर शुरू में आता है, बाद में व्यंजन आता है। जब स्वर और व्यंजन दोनों का ज्ञान हो जाता है, तो फिर उसके बाद ये क्या बनने लगता है, दोनों को जोड़कर फिर धीरे धीरे शब्द का निर्माण होता है। तो पदबंध जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? शब्द जानना होगा। अब शब्द क्या है? शब्द कहते हैं, जैसे आपने आम लिखा, आम कहा, तो इसमें आ जो है वो आपका स्वर है, माँ क्या है? व्यंजन है, और दोनों को मिला के ये बन गया आम। लेकिन हम कहते हैं कमल,
अब देखिए इसमें सारा व्यंजन ही है। क्या होगा? कमल, क, म और ल, ये तीनों व्यंजन है। तीनों को मिलाकर व्यंजन बन गया कमल। अब बच्चा इसको जानते ही तो जान जाएगा कि कमल यानी ये किसी फूल की बात की जा रही है, ये एक फूल है, उसके दिमाग में ये आ जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो उसे शब्द का ज्ञान हो गया। अब प्रश्न उठता है कि शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक मेल। वर्णों का सार्थक मेल। सार्थक मेल क्यों कहा है? ये कि जो हमें अर्थ ग्रहण कराए वो सार्थक मेल है। जैसे हमने कहा कमल, तो कमल कहते ही हमें ये ज्ञान हो गया कि ये कमल एक फूल की बात की जा रही और वो कमल के लिए कहा गया, तो हम जान गए कि ये सार्थक हो गया। लेकिन जब तक ये शब्द, अब शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक में, और सबसे बड़ी बात इसकी जो विशेषता है, ये स्वतंत्र होते हैं। जब तक ये वर्णों का सार्थक मेल स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाएगा तब तक ये शब्द कहलाएगा। लेकिन जैसे ही हम कह देते हैं कि कमल तालाब में खिलता है, अब यही कमल यहां आ गया जब, तो यहां तो ये शब्द था, यहां ये स्वतंत्र है तो ये शब्द हो गया, और यहां जैसे ही आया इसको हम कहते हैं पद। तो आप जानते होंगे शब्द और पद में अंतर है। शब्द और पद में उतना ही अंतर है जितना कि ये माना जाए कि एक बेटी जब तक पिता के घर होती है वो बेटी कहलाती है, और जैसे ही वो अपने ससुराल जाती है वो बेटी बहू के नाम से जानी जाने लगती है। तो उसी तरीके से यदि देखा जाए तो यहाँ पर जब तक ये स्वतंत्र है तब तक ये शब्द है। जब ये शब्द किसी वाक्य में जुड़ जाता है तो इस वाक्य में जुड़ते ही ये क्या कहलाने लगता है? ये पद कहलाने लगता है। तो हमें ये जानना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको पदबंध पढ़ाने चल रही हूँ, उसके पहले आपको शब्द और पद जानना बहुत आवश्यक है। शब्द और पद का क्या अंतर है? तो शब्द और पद का क्या अंतर है? शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, पद स्वतंत्र नहीं होते। पद क्या होते हैं कि वो वाक्यों में जुड़े होते हैं, तो ये वाक्य में जैसे ही जुड़ते हैं इनका नामकरण बदल जाता है और हम इन्हें क्या कहने लगते हैं? इन्हें हम पद कहने लगते हैं। तो ये आपको जानना चाहिए। तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये शब्द और पद का क्या अंतर है। अब मैं पदबंध पर सीधे आती हूँ। पदबंध आपको समझाती हूँ कि पदबंध क्या है। तो मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि इसकी आपको जरूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि जरूरत है तो आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। तो मैं इसको रब करती हूँ। और थोड़ा रब नहीं हो रहा है, गंदा हुआ है, शायद मुझे लग रहा है आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि आपको समझाऊं। मुझे लग रहा है कि इंक में डार्कनेस ज्यादा है, जिसकी वजह से लग रहा है कि ये थोड़ा डार्क हो गया है, तो मुझे थोड़ी व्यवस्था से चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, समझने के लिए इतना बहुत है। तो अब मैं पदबंध पे आती हूँ। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो पद इसमें जुड़ा हुआ है, दूसरा क्या है? बंध है। बंध है। अब पद मैंने आपको बता दिया कि पद क्या है। जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो हम उसे क्या कहने लगते हैं? पद कहने लगते हैं। और इसका मतलब क्या हो गया? समूह। समूह यानी पदों का समूह। अब इसकी साधारण भाषा में शब्द का अर्थ क्या हो गया? पदों का समूह। अब हम आ गए परिभाषा पर। परिभाषा, अब परिभाषा क्या? पदबंध, पदों का वह समूह जो किसी एक पद के लिए कार्य करने लगे। जैसे वाक्य में अगर कोई पद अपना समूह बनाकर
किसी तीसरे पद के लिए कार्य करने लगे तो उसे हम पदबंध कहते हैं। अगर हम कहते हैं वाक्य में कि सामने के मकान में रहने वाला लड़का मेरा मित्र है, मित्र है। अब देखिए, मुझे ये बताना है कि वो लड़का मेरा मित्र है, लेकिन मुझे उसके साथ एक जोड़ना है कि किस लड़के के लिए हम बात कर रहे हैं, वो लड़का कौन है। तो हमें ये बताना है सामने के मकान में रहने वाला लड़का। अब हम जब इतने बड़े पदों के समूह को, किसी एक पद के लिए ये समूह काम कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, लड़के के लिए। तो ये काम किसके लिए कर रहा है, इस लड़के की विशेषता बन करके ये समूह बन रहा। अब देखिए इसमें कितने पद हो गए, सामने के मकान में रहने वाला, इतने सारे शब्दों को शब्द मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको ये लगे कि हाँ शब्द क्या है, लेकिन ये वाक्य में आने से ये पद हो जाते हैं। तो ये सारे पदों को मिला करके एक समूह बन गया, और जब वो समूह बना तो यही पदबंध है। जो ये वाक्यों का समूह बन रहा है, ये समूह पदबंध है, लेकिन ये किसके लिए काम कर रहा है, लड़के के लिए। जब ये लड़के के लिए काम कर रहा है तो यानी ये पूरा समूह जिस पद के लिए काम करेगा वो उसके नाम से जाना जाएगा। जब मैं आपको पदबंध के भेद पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि ये कौन सा भेद है। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ये सारा समूह किसके लिए काम कर रहा है, लड़के के लिए। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम चुप क्यों हो। अब मुझे कहना तुम चुप क्यों हो। मैंने एक वाक्य कहा कि तुम चुप क्यों हो। तुम चुप क्यों हो का मतलब हुआ कि हम किसी विशेषण, तुम अगर कोई व्यक्ति बहुत चिल्लाता है, बहुत जोर से बोलता है और आज अचानक वो धीरे बोल रहा, तो हम कहें कल तक तो तुम शेर की तरह दहाड़ रहे थे। उसी विशेषता को बताने के लिए हम कहेंगे शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम चुप क्यों हो। तो इस तुम के लिए जो विशेषण जोड़ा गया, शेर की तरह दहाड़ने वाले, तो शेर की तरह दहाड़ने वालों पदों का समूह बनाया और काम किसके लिए किया, तुम के लिए। उसी तरह यहाँ पर सामने के मकान में रहने वाला काम कर रहा है ये समूह लड़के के लिए। तो अगर भेद पढ़ाते हैं हम आपको तो हम इसके लिए कह देते कि ये आपका संज्ञा पदबंध है, यानी कि ये जो समूह बन रहा है ये लड़के के लिए काम कर रहा है। और लड़का क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, लड़का संज्ञा है, तो लड़के के लिए काम करते हुए ये जो बता रहा है, तो यहाँ पर इसी समूह को हम पदबंध कहते हैं। अब एक दूसरी चीज आपको बता दें कि इसमें क्या खासियत होती है। एक होता है मुख्य पद और दूसरा होता है आश्रित पद। अब मुख्य पद क्या होता है, मुख्य पद होता है जिसके लिए बात कही जाती है। अगर हम यहाँ पर लड़के के लिए बात कर रहे हैं तो ये इसका मुख्य पद है, ये इसका क्या है, मुख्य पद। और ये क्या है, आश्रित। अब देखिए इस पदबंध में कि सामने के मकान में रहने वाला लड़का, अब इसमें हम लड़के के लिए बात कर रहे हैं तो ये मुख्य पद हो गया, जिसके लिए बात करेंगे वो मुख्य पद होगा, और जो बात कहेंगे वो आपका आश्रित पद होगा। अब देखिए इसको व्याकरण की भाषा में शीर्ष पद कहते हैं, शीर्ष पद, और ये होता है आश्रित पद। अब आपको कभी कभी प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किसी वाक्य को देखकर, जैसे मैंने अभी कहा कि शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम चुप क्यों हो, और ये वाक्य देकर के आपको पूछा जाए इसमें शीर्ष पद और आश्रित पद क्या है। तो इसमें शीर्ष पद क्या है, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम। तो तुम जो है वो आपका शीर्ष है, क्योंकि तुम के लिए ही हम यहाँ पर बात कह रहे हैं। तो जो तुम शब्द आया, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, अब चुप क्यों हो,
क्यों हो। बात क्या कही जा रही है, बात तुम के लिए, और क्या कहा जा रहा है, उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है, वो है ये शेर की तरह दहाड़ने वाले। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शीर्ष पद हो जाएगा, शीर्ष पद। और ये क्या हो जाएगा, आश्रित पद। तो आपको किसी वाक्य में से जब शीर्ष पद और आश्रित पद पहचानने को दिया जाए तो आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि ये शीर्ष पद है और ये आश्रित पद है। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि भाषा की शुरुआत जो होती है वो स्वर से होती है। बच्चा जब पहले बोलना शुरू करता है तो उसके पास सिर्फ ध्वनि होती है, ध्वनियाँ स्वर में परिवर्तित होती हैं। फिर स्वर के बाद स्वर के सहयोग से व्यंजन बनते हैं और व्यंजन के बाद फिर उनको मिलाकर हम शब्द बनाते हैं और फिर शब्दों के बाद वाक्य निर्माण होता है। फिर वाक्यों के बाद उन शब्द और पद के अंतर को समझते हुए पदों का समूह बनता है जिसको व्याकरण की दृष्टि से हम पदबंध कहते हैं। इतनी बात मैंने आपको समझाई, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और इसके अगले हिस्से को लेकर मैं आपको अगले पार्ट में मिलूँगी। तो आप मेरे साथ सदैव बने रहिए। जितना आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं उसे आगे बढ़ाती जाऊँगी। इसी क्रम को लेकर मैं अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलती हूँ। धन्यवाद।